जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्चुअली 2-3 जो करंट इश्यूज़ हैं उसको एक डिफरेंट एंगल से, जो मेरा अपना पर्सनली मैं जिस तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ उसको मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ सही गलत नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे लोग एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। पहली चीज़, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो अभी पूरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके ऊपर। दूसरा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर। और एक दो और ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम टच करने की कोशिश करेंगे, बट पहले आई थिंक ये दो ही बड़े हैवी ड्यूटी किस्म के टॉपिक्स हैं जिनके अंदर डीपर लुक की ज़रूरत है। तो विदाउट फर्दर डिले बात शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान और अभी सऊदी अरब के बीच में जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब आपने अगर इसकी हिस्ट्री वगैरह सुननी है, सीटो सेंटो 1979 वॉर, ये सारी चीज़ें सुननी है, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था जब मैं ये सारी चीज़ें सुन रहा था कि भाई निकल आओ पास से। ठीक है, हर चीज़ का एक पस मंज़र है, बट इस वक्त जो दुनिया के डायनामिक्स जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं या जो इस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, इसके अंदर आपने आगे का सोचना है, मूविंग फॉरवर्ड। इसके क्या अप्स हैं, क्या डाउन्स हैं, या हम किस तरफ मूव कर रहे हैं एज मुस्लिम्स। सबसे पहले देखें, सबसे जो प्राइमरी चीज़ है वो एज मुस्लिम्स हमें देखने की ज़रूरत है। और फिर जो नेशनैलिटीज़ के हिसाब से जिसने देखना है, पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी क्या है और एज अ सऊदी क्या है, और बाकी सारे। सो जैसे मैंने कहा कि हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड में कैसे देख रहा हूँ, देखें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है, सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ के ऊपर मैं ख़ुद भी पर्सनली भी अपने चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा पुश करता रहा हूँ, और तो जिस तरह से जो मेरे जो जनरली गेस्ट्स आए हैं उनसे भी मैंने इन्हीं लाइंस के ऊपर ही बात की है ज़्यादातर। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। देखें 2 अलग अलग मुल्क हैं, ठीक है। इस वक्त अगर आप ये देखें तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर बिल्कुल जो सारी कीज़ हैं, जो बेसिकली ताला और चाबी वाली जो मिसाल होती है, वो एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली वो हो गए हैं कि जिस चीज़ की सऊदी अरब को ज़रूरत है वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है इस वक्त। इस सिचुएशन के अंदर जिस चीज़ की पाकिस्तान को ज़रूरत है, होपफुली वो सऊदी अरब प्रोवाइड करेगा। ज़ाहिर है कि सऊदी अरब को अपने डिफेंस के लिए मिलिट्री की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान के पास मिलिट्री साइड है, लेकिन उसको अपनी इकॉनमी के लिए हेल्प चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड डील, बेसिकली दोनों के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब ये एक समझ लें कि पिछले जितने बड़े अरसों से, यानी कि तकरीबन 6 दिहाइयों 7 दिहाइयों से, ये एक इनफॉर्मली अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तो थी ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, लेकिन अब इसको फॉर्मल एक शक्ल दे दी गई है। वो एक इम्पॉर्टेंस की बात है कि वो क्यों दी गई है, वो किन हालात की वजह से दी गई है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहली चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपको पता है, मेरे चैनल को जो लोग देखते रहे हैं उनको पता है, मेरी कोई ऐसी पॉलिटिकल जो इस वक्त पाकिस्तान के जो लैंडस्केप में जिस वक्त पॉलिटिक्स की सिचुएशन है उसमें मेरी किसी की तरफ कोई ख़ास इंक्लिनेशन नहीं है। इमरान खान साहब को स्पेसिफ़िकली मैं सिर्फ इसलिए पसंद करता हूँ कि वो एक उम्मीद है, ये भी पाकिस्तान में धोखे बड़े हो जाते हैं वैसे लोगों के साथ, लेकिन उम्मीद है कि ईमानदार आदमी है। उनका वो एक ट्रेट मुझे बहुत पसंद है, जिसकी वजह से वो मुझे पसंद है। लेकिन रिगार्डलेस, पॉइंट ये है कि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंक्लिनेशन नहीं, मेरी इंक्लिनेशन उसके साथ है जो हमें एज मुस्लिम्स, हमें एज नॉट पाकिस्तानीज, एज मुस्लिम्स हमें आगे की तरफ लेके चल सके। सो आई थिंक ह्यूज क्रेडिट गोज़ टू शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। 10 इख्तलाफात आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, बट इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एट दिस पॉइंट जो आप इस वक्त ये इस डील को आप जो भी समझें, उनको आप लकी समझें, उनकी किस्मत अच्छी थी, या उन्होंने। और लेकिन देखें, इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर ये चीज़ें होती हैं ना, ये कोई
कोइंसिडेंस नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन स्लाइटली आप कह सकते हैं ही वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली सिचुएशन हो गई उनके साथ। बट मैं समझता हूँ कि इट्स अ ह्यूज क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब की, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। और उससे ज़्यादा क्रेडिट ऑब्वियसली आसिम मुनीर साहब को जाएगा, बिकॉज इट्स अ डिफेंस डील। सबसे पहली चीज़ ये है, मेरी उम्मीद ये है इस चीज़ के अंदर कि ये डिफेंस डील जो है भाई, अगेन अभी इसकी जो और मज़ीद फॉर्मेलिटीज़ हैं और मज़ीद जो इसके अंदर शिके हैं और जो इसके डिटेल्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, वो उम्मीद है कि बाहर आएंगे। लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि इट्स नॉट जस्ट अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि इट्स अ कंप्लीट म्यूचुअल कोलैबोरेशन, जिसमें दोनों मुल्क जो है बड़े अच्छे तरीके से जहाँ पे जिसको जो ज़रूरत है उसको वो सपोर्ट दे सकें। और मैं जिस तरीके से चीज़ों को मूविंग फॉरवर्ड देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप हेयर। अब एक एक करके आप देखेंगे कि ग्रेजुअली जो बाकी के जितने भी मुल्क हैं वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनेंगे। एंड आई फील कि अब अगेन मैंने जो बोला ना कि भाई बाकी आपने एनालिसिस किसी से सुनना है तो सुन ले, मेरा एनालिसिस ये है कि मैंने इस चैनल से जो अपनी कोशिश की है चीज़ों को जिस तरफ जिस डायरेक्शन में बात बढ़ाने की, मुझे ऐसा लगता है कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन दैट टूवर्ड्स दैट गोल। क्योंकि अल्टीमेटली मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस वक्त जिस तरीके से दुनिया अनफोल्ड हो रही है, हर तरफ आप देख रहे हो, आप नॉर्थ अमेरिका साइड पे देख लें, यूरोप में देख लें, अभी यूनाइट द किंगडम हुई थी, जिसको पता है उसको पता है, अभी उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ से बड़ी क्लियरली, और अगेन उसके अंदर मतलब जो जिस तरह बोलते हैं ना कि जी इतने लोग आए थे, हज़ारों करोड़ों लोग आए थे, तो वो तो मिलियंस की है फिगर, लेकिन जिस पे सब इत्तेफाक कर रहे हैं वो लाख से ऊपर की फिगर है, 1.5 लाख तक की फिगर है कि इतने लोग आए थे इस रैली के अंदर। और इसके अंदर जिस तरह की बातें हुई, अगर मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहता अभी कि उसमें क्या क्या बातें हुई, बट बैन मस्जिद, बैन मुस्लिम, बैन इस्लाम और इस तरह के बड़े खुल के इस बारे में बात हुई इस तरीके की। तो अगेन गोइंग बैक टू द मेन टॉपिक कि भाई समझने की ज़रूरत इस वक्त ये है कि दिस इज़ हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इस वक्त दुनिया के अंदर। और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली तमाम जितने भी 57, 58, 60 जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको अल्टीमेटली जुड़ना पड़ेगा। उनको इस सारे फसाड से, जो फसाड क्रिएट किया हुआ है, उस सब से आगे निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। एंड दे हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड एट द एंड ऑफ द डे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ दिस एंड फ्रीडम ऑफ दैट के लारों के पीछे, मतलब एक लिमिट होती है, आप कब तक लगे रहोगे इन चीज़ों के पीछे। ऑल्दो मैं इन तमाम चीज़ों को मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रोपोगेटर हूँ इस चीज़ का, बट इन इट्स रियल एसेंस, नॉट द वे इट इज़ बीइंग हैंडल्ड नाउ। तो एनीवे पॉइंट ये है कि ये सारी चीज़ों को अल्टीमेटली हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमें जुड़ना पड़ेगा एज मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दीन में उम्मा का कॉन्सेप्ट है, मुल्कों का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। तो जो उम्मा, वी हैव टू गो बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा, और आई फील दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इट, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट एंगल से बात कर रहे हैं, मैंने डिफरेंट एंगल सुने इसके ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसकी सबसे बड़ी रीज़न इस वक्त जो फेक कंट्री के जो हालात चल रहे हैं, ये मैंने टर्म उठाई है एक बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं उनसे, बट आई विल स्टिक विद दैट फॉर यूट्यूब पर्पसेस। जो फेक कंट्री है उसकी जो बदमाशी इस वक्त चल रही है, उसके रिएक्शन में, उसके पीछे जो पावर्स हैं उसके रिएक्शन में, और इट्स हाई टाइम कि जो सऊदी अरब
तो सऊदी अरब और उसके जैसे जितने भी ममालिक हैं, मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक हैं, कतर है, इन सब को अल्टीमेटली रियलाइज़ करना पड़ेगा कि भाई आपको अपना सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। आप इस तरीके से आउटसोर्स करके, मैं ये भी समझता हूँ अभी जो पाकिस्तान के साथ भी किया वो भी एक तरह से आउटसोर्स ही किया हुआ है। अल्टीमेटली आपको अपनी ओन सिक्योरिटी अब वो कोलैबोरेशंस के साथ बनाएं, तमाम डिफरेंट ममालिक को आप अपने साथ में लाएं, उसके थ्रू करें, जैसे भी करें, बट अल्टीमेटली आपको अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और इस सब तमाशों से, इन सब ड्रामों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा जो आपको दिए गए हैं इतने सालों से डिफरेंट ममालिक की तरफ से, फेक कंट्री की तरफ से, और इन सारी। तो मेन वजह यही है बेसिकली कि अब वो एक बिल्कुल ज़ाहिर है कि एक जिसको कहते हैं ना कि पागल बैल हो चुका है ये जो फेक कंट्री है, और ये अपने उन्हीं ख्वाबों में हैं कि हम अपना ग्रेटर एरिया बनाएंगे, और तो वो तो अपने उस पर काम कर रहे हैं। हम मुसलमान अपने आपस में लगे हुए इन चीज़ों के अंदर कि जी कौवा हलाल है कि हराम है उन मामलात में। सो इस वजह से भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि हम बाकी के भी जो ममालिक हैं वो भी जुड़ें इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसी चीज़ के अंदर साइन अप करें। हर जो सबसे बड़ा अभी तक प्रॉब्लम था ना, देखें जो अभी इस पूरे फेक कंट्री और फ़लस्तीन के मामले में जो पूरा अभी तक जो फ्रस्ट्रेशन थी एक आम मुसलमान की, वो यही थी कि यार तुम 50-60 मुसलमान मुल्क हो, तुम लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे भाई? इकट्ठे हो के मैंने तो बार बार अपनी पॉडकास्टों में ये बात की है कि यार पर 50-60 की भी ज़रूरत नहीं है, आप 6-7 ही इकट्ठे हो जाओ। 6-7 ही इकट्ठे हो के आप हो जाओगे तो उनकी बस हो जानी है, जो मतलब जो मैटर करते हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान मैटर करता है, तुर्की मैटर करता है, सऊदी अरब मैटर करता है, और जो दूसरे ममालिक हैं मुसलमान जो थोड़ा मैटर करते हैं। आप 6-8 ही आपस में जुड़ जाओगे तो इनकी हिम्मत नहीं होगी आगे पीछे बढ़ने की। बट एनीवे, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। सो दैट्स हाउ आई सी इट। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मतलब देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि ये हुआ इसी वजह से ही है, क्योंकि एट दिस पॉइंट सऊदी अरब ने रियलाइज़ कर लिया है। इसमें जो सबसे एक और जो चीज़ को मैं देख रहा हूँ एज एन अपॉर्चुनिटी, देखें ममालिक के आपस में ज़ाहिर फ़वाइद होते हैं, अपने जो मफाद होते हैं उन्हीं की बेस पे ही मुल्क चीज़ों को लेके चलते हैं। तो मैं इस वक्त ये नहीं बोल रहा कि जी जो MBS हैं, मोहम्मद बिन सलमान हैं, या हमारे आसिम मुनीर साहब हैं, या शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल जी हक़ और अल्लाह और दीन के लिए ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं ये नहीं, मुझे नीयत का नहीं पता, हो सकता है किया, हो सकता है ना किया हो, बट उस चीज़ के अंदर एटलीस्ट मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारा एज़ उम्मा भी जिस तरह हमें जाना चाहिए, हम इस चीज़ के साथ साथ हम एज़ उम्मा भी उसी तरफ ही चले जाएंगे। सो इट्स दैट्स वाई मैंने कहा कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर कि ये आई होप कि इट टर्न्स आउट, बिकॉज देखें अब ये अगर रियलाइजेशन हो गई है कि भाई हमें आपस में ही कुछ जुड़ा के मामलात को चलाना पड़ेगा, तो आई एम होपिंग कि इस पॉइंट पे ये रुके नहीं, मतलब ये सिर्फ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट करके ना रुक जाएं। मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक बॉर्डर्स को भी खोलें आपस में तो खोल सकते हैं ना भाई, हम उनकी बात नहीं करते, यूरोप की बात नहीं करते, नॉर्थ अमेरिका की, अब दूसरे मुल्कों की बात नहीं करते, आप आपस में भी अपने बॉर्डर्स को भी तो सॉफ्ट कर सकते हैं ना। ये आपस में बॉर्डर्स को सॉफ्ट करें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे की जा सकती है। एक छोटी सी मिसाल है, सऊदी अरब में दूसरी नेशनैलिटीज़ हो गई या दूसरे मज़ाहिब के लोग एक बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें इंक्लूड करें, ख़ास तौर पे जिस तरह अभी पाकिस्तान के साथ बात चल रही है, तो पाकिस्तान में मैं बड़ा क्लियरली बोलूँ कि बहुत बेकार क्वालिटी की आवाम है हमारी इस वक्त, बट उसको पॉलिश किया जा सकता है, उसको पहले बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। उसको एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, उसको टेक्निकली, उसको
हर पर्सपेक्टिव से। और देखें जो आपकी जो लेबर होती है ना, या जो आपकी मैन पावर होती है, वो हर कैटेगरी की होती है ना। जो अब अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी भी ज़रूरत है, जो पढ़ा लिखा है उसकी भी ज़रूरत है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो मज़दूर है, जो प्लम्बर है, हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। तो उसका एक बहुत क्विकली ये चीज़ की जा सकती है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि पाकिस्तान अपने ऐसे सिस्टम्स क्विकली क्रिएट करे, अगले 3 से 4 साल के अंदर क्रिएट करके आप उनको हाई क्वालिटी लेबर हर लेवल के ऊपर, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक हाई क्वालिटी लेबर आप प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। ऑलरेडी बड़ा एक अच्छा इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन का सिस्टम है, उसको यानी कि क्लीन अप करें, उसको मेरिट के ऊपर करें, और जो मज़ीद आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है वो क्रिएट करके एक बड़ी अच्छी लेबर अगले 3-4 सालों में आप निकाल सकते हैं। और उस तरीके से अपने आप को इकोनॉमिकली आप बड़े ज़बरदस्त बूस्ट दे सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट माय होप इज़, एंड दैट्स व्हाट माय होप इज़ नॉट ओनली विद पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। माय होप इज़, बिकॉज देखें ना, इस वक्त आप ये भी दिमाग में रखें, सऊदी अरेबिया का 2030 प्लान जो है, देयर विल बी लाइक इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अभी ओपन अप होंगी। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि इंशाल्लाह ये चीज़ भी अकल आएगी हमारी तरफ के लोगों को भी, उनकी तरफ के लोगों को भी। आई एम श्योर ऑलरेडी होगी। आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम होपिंग कि ऐसा भी, यही चीज़ें भी पैन आउट हों। अच्छा, तो ये तो हो गई इनकी सऊदी अरब और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। कंक्लूजन में इस बात के मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि मैं गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है, चाहे आप उसको जाली गवर्नमेंट बोलें, असली गवर्नमेंट बोलें, जो भी बोलें, जो काम किया एक डिलीवरेबल की बात होती है ना यार। देखें 12 साल से, तकरीबन 12 साल हो चुके हैं KPK में PTI की हुकूमत है, क्या हुआ है? मतलब कुछ ऐसा डिलीवरेबल आप बड़ा प्रोविंशियल लेवल पे दिखा सकते हैं। मैं अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट PTI, ठीक है, मैं ना नून लीग के अगेंस्ट हूँ, ना मैं फॉर हूँ नून लीग के, ना मैं फॉर हूँ PTI के, ना PPP के, किसी के भी, ठीक है। बात ये है कि डिलीवरेबल क्या है, ठीक है। आई लाइक, जिस तरह मैंने बोला, मैंने पहले भी बात बोली है कि आई लाइक इमरान खान एज ए लीडर बिकॉज ही इज़ क्लीन, दैट्स इट, और मेरा कोई उसके अंदर वो नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरेबल क्या है, आई डोंट नो। आप कोई ऐसा बड़ा डिलीवरेबल, ठीक है, क्लेम्स की बात नहीं कर रहा मैं, रियल टाइम डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। तो इट्स अ बिग डिलीवरेबल आई फील कि ये जो अभी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर हुआ है, और प्रीटी श्योर ज़ाहिर है कि इसके अंदर आसिम मुनीर साहब का ज़्यादा बड़ा हाथ होगा। बट रिगार्डलेस जो भी है, मैं क़यास आराई में जाए बग़ैर बिल्कुल विदाउट एनी रिजर्वेशन मैं बहुत पूरा क्रेडिट शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ। समझता हूँ कि उनका क्रेडिट है ये, और उन्होंने बहुत बड़ा ये काम किया है। एंड एट द सेम टाइम जो आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने भी ये एक बहुत बड़ा आई फील के काम किया है। एंड आई होप कि जो आगे भी, जिस तरह मैंने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड हों। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरी जो मैं बात करना चाह रहा था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर। इस वक्त आप सबको पता है कि इस वक्त एक बड़ी ही क्लियर डिवाइड खड़ी हो गई है, और यानी कि फॉर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एंड अगेंस्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अब बाकायदा फतवे आ चुके हैं उनकी फेवर में, और जो उसूली बात है वो वही की वही है भाई, 295C नहीं बनता, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लॉ, with all due respect to this section of the law, 295C नहीं बनता था, आपने कोई और शिक बना के कर लेनी थी। बहरहाल पॉइंट ये है कि इस वक्त फतवे आ गए हैं इस फेवर के अंदर कि जी 295C वाली कहानी आप हटाएं, और वो उनके ऊपर नहीं बनता। तो अब इस वक्त उनके फॉर में भी आ गए, अगेंस्ट में तो पहले ही आ गए थे। अब इस वक्त जो है वो बड़ा क्लियर आपको डिवाइड नज़र आ रहा है कि कौन इस तरफ खड़ा है, कौन उस तरफ खड़ा है। अब मैं हक और बातिल की बात नहीं कर रहा, मैं अपने ओपिनियन में मैंने क्लियरली बता दिया है कि ये जो केस लगाया गया है ये बनता नहीं है।
बट अगेन बात वही है कि भाई केस तो अब कोई भी ठोक दो किसी पे भी, अब ये तो कोर्ट में बात जाएगी तो फिर वहाँ पे बात होगी, तो वहाँ पे वो पता चलेगा कि भाई 295C बनता है कि नहीं बनता। ओके, सो ये मेरा ओपिनियन है, गलत हो सकता है, कोर्ट में पता चलेगा, जाहिर है कि ये बनता है कि नहीं बनता। ये मेरा ओपिनियन है कि नहीं बनता, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी पिछली पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि भाई इस ख़ास तौर पे जो ये सर्टेन, क्योंकि इतना सेंसिटिव लॉ है, इतना सेंसिटिव 295 ABC तीनों ही इतना सेंसिटिव कानून है कि इसके अंदर यानी कि इस कानून के अंदर FIR काटने से पहले एक प्रॉपर वेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे एक प्रॉपर बोर्ड बैठे और वो उसको इन्वेस्टिगेट, FIR कटने से पहले FIR काटने के लिए एक बोर्ड होना चाहिए, और वो बोर्ड मुश्तमिल होना चाहिए जजेस के ऊपर, उल्मा के ऊपर, और वो सब मिल के सारे यानी कि दीनी पर्सपेक्टिव से भी, दुनियावी पर्सपेक्टिव से भी, लीगल पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें और फिर वो डिसाइड करें कि FIR कटेगी कि नहीं कटेगी। हर FIR के ऊपर बात नहीं कर रहा, 295 के लॉ के ऊपर खाली बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स such a sensitive matter in पाकिस्तान। तो बहरहाल इस वक्त अपेरेंटली ये जो डिवाइड क्रिएट हुई है, इसके अंदर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं कि भाई कौन इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को यानी कि वो यही बात कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये लॉ नहीं कटना चाहिए था, ये लॉ इन पे नहीं लागू होता, और जो दूसरी साइड है वो आपके सामने है। बड़ा एक क्लियर डिवाइड नज़र आ रहा है इस सेंस में कि ये वही लोग हैं जो उस तरफ खड़े हुए हैं जिनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तनकीद का निशाना बनाया है, जिनके फ़िरक़ों को तनकीद का निशाना बनाया है, जिनके बड़ों को तनकीद का निशाना बनाया है। तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि इन लोगों का दिल दुखा हुआ है, लेकिन मैं इन लोगों को यही बात बोलूँगा कि यार दिल दुखने के ऊपर आप किसी की जान नहीं ले सकते। आप उसके ऊपर आप दूसरे डेफेमेशन के केसेस कर दो, आप जो भी और दूसरे केसेस बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस खुदा का खौफ करें आप इस चीज़ के अंदर कि जान लेना किसी की, ये सवाल हो जाना है अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला को फिर मुझे नहीं पता कि आप क्या जवाब दे पाएंगे कि आपने अपने किसी बड़े की, और मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं तमाम अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, तमाम जितने बड़े उल्मा हैं, बड़े गुज़रे हैं और हैं, अभी भी हैं और जो गुज़रे भी हैं, मैं तमाम लोगों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपका दिल दुखा है, लेकिन दिल दुखने के ऊपर थोड़ा सा आपको रिव्यू करना चाहिए कि यार ये इसके ऊपर मैं किसी की जान नहीं ले सकता। एक आदमी, आपके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कि एक आदमी मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मेरे बड़ों को बुरा कहता है, मेरी फ़िक्र को बुरा कहता है, मेरी सोच को बुरा कहता है। ये सारी चीज़ें जस्टिफाई नहीं करती किसी की जान लेना। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आपको ये बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो अगेन आपका और अल्लाह का मामला है। अल्लाह को अगर आपको लगता है कि आप जवाब दे सकते हैं ये चीज़ करने के बाद, तो बिल्कुल करें, बिल्कुल आप इसके साथ, इस केस के साथ पूरे ज़ोर से जाएं और इस केस को आप मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएं, इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं इसको आप। बट दिस ऑल गोज़ बैक टू कि आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं इस पूरी चीज़ के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ ज़ाहिर है अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े हो सकते। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।